हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कवि का कवि परिचय, जो हमेशा हर क्लास के बच्चे के लिए हिंदी सब्जेक्ट में तो आता ही आता है। और हमेशा याद रखना, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये विषय 5 नंबर का आपकी परीक्षाओं में आता है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी इस विषय से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जीवन परिचय। तो आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में मुझे कहा था कि मैडम आचार्य रामचंद्र का जीवन परिचय पढ़ा दीजिए, तो आज हम पढ़ेंगे रामचंद्र का जीवन परिचय। याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के जाने माने, मतलब कि हिंदी साहित्य के सबसे बड़े लेखक, सबसे बड़े कवि थे और इन्हीं के नाम पर एक युग का नाम रखा गया है। आप सभी ने अगर हिंदी का काव्य साहित्य पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि छायावादी युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग। तो जो आप शुक्ल युग पढ़ते हो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही पढ़ा गया है। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि शुक्ल युग के जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अक्सर एग्जाम्स में, परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि शुक्ल युग के जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के जनक है। चलिए जानते हैं अब इनका जीवन परिचय। याद रखना, जीवन परिचय में आपको कवि का जन्म कब हुआ, कवि की रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनका साहित्य में, हिंदी साहित्य में क्या योगदान था, ये सब आपको अपने पूरे, आप जो भी विषय चुन रहे हो उसमें आपको अपनी कॉपी में सब कुछ लिखना है। याद रखना, कवि का कवि परिचय 5 नंबर का आता है और आता ही आता है। आपकी बुक में, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी कवि ने जो कविताएं लिखी होंगी, हमेशा आपको उस कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी के समीक्षक एवं युग प्रवर्तक, यहाँ पे लिखा हुआ है युग प्रवर्तक, यानी कि इन्होंने एक युग को बनाया जिसे कहा गया शुक्ल युग। तो हिंदी के समीक्षक एवं युग प्रवर्तक, निबंधकार। याद रखना, इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हिंदी के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए एवं उनकी रचनाएं लिखिए। तो आपको बताना है हिंदी के निबंधकार कौन कौन है और इनकी 2 रचनाओं को भी आपको बताना है। चलिए अब जानते हैं कि हिंदी के निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, 1884 में उनका जन्म हुआ था। अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कवि का जन्म पूछ लिया जाता है। चलो तो लिखा है कि 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। याद रखना, उनका जन्म हुआ था 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में। इनके पिता, ठीक है, पिता का नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। यहाँ पे उनका व्यवसाय लिखा हुआ है। अब लिखा है कि निबंध लेखन और आलोचना। याद रखना, पूछा जाता है कि हिंदी के सबसे बड़े समीक्षक, सबसे बड़े आलोचक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सबसे बड़े आलोचक थे। तो लिखा है कि निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि यानी कि सबसे पहला स्थान है जो कि आज तक बना हुआ है। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 में हुआ था। याद रखना, आपको कवि का जन्म कब हुआ था, कवि का निधन कब हुआ था। ठीक है, तो शुक्ल जी का निधन 1941 में हुआ था। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखें, आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं कवि के कवि परिचय। तो याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था और इनका निधन हुआ था 1941 में। साथ ही साथ इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। ठीक है, अब जानते हैं इनकी रचनाएं। याद रखना, इस वीडियो से आप बहुत सारी चीजें एक साथ सीख सकते हो। यानी कि आपसे पूछा जाए किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम, तो आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक और याद कर लेना और इनकी रचनाएं भी। ठीक है, फिर किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
कहानियां भी लिखी हैं, तो आपको इसके साथ ही साथ उनकी कहानियां भी याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं। निबंध, अब उन्होंने निबंध संग्रह लिखे हुए थे। ठीक है, तो निबंध का नाम था पंचपात्र, तीर्थ रेणु, प्रबंध परिजात, कुछ बिखरे पन्ने, यात्री, तुम्हारे लिए और तीर्थ सरल सलिल। याद रखना ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए निबंध है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे वहां भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये निबंध है तुम्हारे लिए, ये किसने लिखा हुआ, या फिर परिजात, प्रबंध परिजात निबंध के लेखक कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध को लिखा था। चलिए अब देखते हैं इनका काव्य संग्रह। काव्य संग्रह यानी कि इन्होंने कौन कौन सी कविताओं को लिखा था। तो शतदल और अश्रुदल, इनकी दो प्रमुख कविताएं थी, शतदल और अश्रुदल। अब आते हैं इन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी। तो इनकी कहानी का नाम था झलमला। ठीक है, याद रखना इन्होंने कहानियां भी लिखी, कविताएं भी लिखी, निबंध भी लिखे। अब आते हैं इन्होंने कौन कौन सी आलोचनाएं की हैं। तो हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य, ये सारी आलोचना इनके द्वारा की गई है। यहाँ पे आपको बहुत सारी आलोचनाएं दिख रही होंगी। ध्यान रखना, अगर आपको एक रचना भूल रहे हो तो आपको दूसरी रचना याद ही रखनी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, ये एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। चलिए अब जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो सरस्वती और छाया पत्रिका का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था। अब जानते हैं कि हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान था। ठीक है, हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक थे। याद रखना, यहाँ पे आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य में उनका क्या क्या स्थान था, उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। तो वो कौन थे कि हिंदी निबंध को, मतलब कि उन्होंने हिंदी के निबंध लेखन को एक नया मुकाम दिया था। ठीक है, अब फिर कौन थे वो, साथ साथ वो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक भी थे, श्रेष्ठ निबंधकार भी थे, निष्पक्ष इतिहासकार। ठीक है, मतलब इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास का भी वर्णन किया हुआ है। महान शैलीकार, मतलब इनकी जो रचनाएं होती थी, इनकी रचनाओं में भाव पक्ष और कला पक्ष सर्वश्रेष्ठ था। फिर लिखा है कि वे विलक्षण प्रतिभा के धनी, विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन मतलब इनके समय के और भी जो अन्य लेखक, अन्य जो कवि थे, तो इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को, याद रखना, इसी के कारण, विलक्षण प्रतिभा के धनी होने के कारण ही इनको हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी कि जाना जाता है। तो आपको याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, और ये कौन थे, ये शुक्ल युग के जनक थे। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे निबंध लिखे, कहानियां लिखी, और इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। तो ये सारी बातें आपको अपने कॉपी में जब भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाए तो ये सब कुछ लिखना है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। जो भी बच्चा हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसकी बुक में एक आध ना एक कविता तो सुमित्रा नंदन पंत की होगी ही होगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। कवि और एक बात याद रखना, जो सुमित्रा नंदन पंत थे ये छायावाद के सबसे बड़ी कवि थे। साथ ही साथ इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। वो क्यों? क्योंकि इनकी रचनाओं में, इनकी जो भी लेख थे, ये जो भी रचनाएं लिखते थे, तो सबसे ज्यादा इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति के बारे में, प्रकृति के मनोरम चित्रण के बारे में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखा है कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई, याद रखना इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को। अब इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में। आपसे पूछ लिया जाता है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस स्थान पर हुआ। 4 विकल्प दिए होंगे, आपको याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था कौसानी नामक गांव में। ठीक है,
इनके पिता का नाम याद रखना, पिता का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त था। जन्म के दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण इनकी दादी ने नहीं किया। याद रखना, परीक्षाओं में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कवि के पिता का नाम था, कवि का जन्म किस स्थान पर हुआ और कवि की मृत्यु कब हुई, ठीक है। तो लिखना है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक यानी कि इनकी शुरुआती शिक्षा कौशानी गांव में तथा इनकी उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में हुआ था और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज से इन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया है, ठीक है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसका पूरा फॉर्मेट, पूरा प्रारूप जमा के लिखना चाहिए। कवि का जन्म परिचय, कवि की रचनाएं और कवि का साहित्य में योगदान, ठीक है। चलिए अब आते हैं सुमित्रा नंदन की कृतियां, यानी कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। अब वो इतने बड़ी कवि थे तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी होंगी, तो आपको उनकी किन्हीं 5 रचनाओं को याद रखना है, ठीक है। अब वो 5 रचनाओं में आप कविता याद रख लो या फिर कहानी याद रख लो, लेकिन आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब तक की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है सुमित्रा नंदन पंत से, ठीक है। तो लिखा है इनकी रचनाएं थी काव्य यानी कि कविताएं, ठीक है। याद रखना, काव्य, काव्य यानी कि कविताएं या फिर दोहे। इनकी कविताएं थी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, युगांत, युगवाणी, लोकायतन और चिदंबरा, ये इनकी कविताएं थी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिखा होगा जो वीणा कविता किसके द्वारा लिखी गई थी। आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे, आपको याद रखना है कि वीणा कविता के लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। वो कैसे याद रखोगे, इस वीडियो को जब बहुत अच्छे से देखोगे तो आप जब कवि की रचनाएं पढ़ोगे तो आपको तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये जो वीणा कविता है ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। चलो अब जानते हैं इन्होंने कौन कौन से नाटक को लिखा था। नाटक था रजत रश्मि, शिल्पी और ज्योत्सना, ठीक है। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे थे, कुछ उपन्यास भी लिखे थे। उपन्यास था हार। चलो अब इस एक वीडियो को देख के आपकी 2, 3 से 4 से ज्यादा आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो, ठीक है। मान लो परीक्षा में पेपर में पूछा जाए किन्हीं 2 साहित्यकारों के नाम बताओ, ठीक है। तो इन वीडियो को देख के आपको पता चल रहा होगा कि आप इन जो कवियों का कवि परिचय पढ़ रहे हो, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, तो आपका वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर अगर मान लो इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आ गए यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए, वो भी आपसे बन जाएंगे, ठीक है। फिर ये पूछ लिया जाए कि छायावादी युग के कवि के बारे में बताइए और उनकी विशेषताएं बताइए, तो इस वीडियो को देख के आप इतना समझ जाएंगे कि जो छायावादी युग के कवि थे उनकी रचनाओं में सबसे ज्यादा प्रकृति का चित्रण होता था, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो वो भी आपको पता है कि सुमित्रा नंदन पंत है। अब पूछ लिया जाए कि शुक्ल युग के जनक कौन है, तो आपको अभी वीडियो में देखा कि रामचंद्र शुक्ल को शुक्ल युग का जनक कहा जाता है। तो इस एक वीडियो को देखकर आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। चलो अब जानते हैं इन्होंने उपन्यास कौन कौन से लिखे थे। तो इन्होंने हार नाम का एक उपन्यास लिखा था जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। अब इनकी अन्य रचनाएं हैं पल्लविनी, अतिमा, युगपथ, वृता, स्वर्ण किरण, ठीक है। और उत्तरा, काल्हा और बूढ़ा चांद, शिल्पी, स्वर्ण धूलि आदि। ऐसा एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कला और बूढ़ा चांद, ये जो कविता है ये इसके कवि कौन है। तो आपको इस वीडियो से पता चल रहा होगा कि कला और बूढ़ा चांद के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इन कवि का साहित्य में क्या योगदान था, हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान था, यानी कि इनका भाव पक्ष, इनका कला पक्ष कैसा था, इन्होंने अपनी रचनाओं में कैसी भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। और हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान है। लिखा है पंत जी सौंदर्य के उपासक थे, यानी कि सुंदरता के। इनके काव्य जीवन का आरंभ प्रकृति से हुआ, प्रकृति चित्रण से हुआ। तो ये तो हम जानते हैं कि इनके काव्य में, इनकी कविताओं में सबसे ज्यादा प्रकृति के बारे में ही हमें पढ़ने को मिला है।
इनकी प्रकृति एवं मानवीय भावों के चित्रण में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। आपको बताना है, याद रखना, आप हिंदी के पेपर में लिख रहे हो तो हिंदी में आपको हिंदी संबंधित शुद्ध हिंदी की भाषा का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो लिखा है कि इनके प्रकृति एवं मानवीय, मतलब इनके जो प्रकृति को लेके और इनके जो मानव को लेके जो भावनाएं थी, जो कल्पनाएं थी, उनका एक सुकुमार और कोमलता के दर्शन हुए, ठीक है। इसी कारण इन्हें सुकुमार एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। अब अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है, तो आंसर आपको सामने ही दिख रहा होगा। इनके प्रकृति एवं मानवीय भावों के चित्रण में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं, इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, ठीक है। लिखा है पंत जी का संपूर्ण काव्य आधुनिक साहित्य चेतना का प्रतीक है। इनके काव्यों में धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता सभी का समावेश है, सभी का मिश्रण है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में की क्या विशेषताएं, तो आपको बताना है कि इनके काव्य में धर्म के बारे में भी ये लिखते थे, दर्शन के बारे में भी, और नैतिकता के मूल्यों के बारे में भी इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा हुआ है। सामाजिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता, इनकी रचनाओं में इन सभी का मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पढ़ा। इस विषय से, इस वीडियो को देख के आप कम से कम 3 से 4 प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छे से, आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेके एंड तक देखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।